हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर से जुड़े हुए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अरमान तख्ताजान वॉज बर्न इन 1910। तो अरमान तख्ताजान का जन्म हुआ था 1910 में। ही वॉज डाइड इन 2009 और 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। अरमान तख्ताजान हु इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर प्लांट एट द कोमराव बॉटनिकल इंस्टीट्यूट इन लेनिनग्रेड, रसिया, presented a system of classification which was first published in year 1942। तो तख्ताजान ने सबसे पहले अपना क्लासिफिकेशन 1942 में पब्लिश किया था। और तख्ताजान कोमराव बॉटनिकल इंस्टीट्यूट जो कि लेनिनग्रेड, रसिया में प्रेजेंट है, उसके हेड भी हैं। यदि हम बात करें तख्ताजान के क्लासिफिकेशन की, तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली ऑफ Bassi and Helier tradition which consider all evidence from different fields including morphological, anatomical, embryological, cytological, pathological, paleobotanical, chemical and ultra structural evidence while classifying angiosperm। तो तख्ताजान का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसी और हेलियर के क्लासिफिकेशन से कोरिलेट करता है। यानी कि तख्ताजान का जो क्लासिफिकेशन है वो फील्ड एविडेंस पे डिपेंड करता है। तो एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? जैसे कि मार्फोलॉजिकल यानी कि प्लांट के फिजिकल अपीयरेंस, उसके एनाटॉमिकल, उसके सेक्शन टीएस को देखकर, वीएस को देखकर, यानी कि उनके इंटरनल पार्ट को देखकर, फिर इनके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखकर, फिर इनके सेल कैसे हैं, सेल स्ट्रक्चर कैसे हैं, इसके अलावा इनके जीवाश्म किस रूप में पाए जाते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, और इनके जो सेल हैं या फिर इनके जो जीवाश्म हैं उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को एविडेंस मानते हुए उन्होंने जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनको क्लासिफाई किया। तो तख्ताजान के क्लासिफिकेशन को देखें तो सबसे पहले उन्होंने प्रिमिटिव स्टडी के आधार पर, जो कि सबसे पहले 1942 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा टर्म से डिनोट किया था। उसमें उन्होंने एंजियोस्पर्म को दो क्लास में डिवाइड किया। पहला है मैग्नोलियोप्सिडा और दूसरा है लिलियोप्सिडा। तो जो मैग्नोलियोप्सिडा है वो डाइकोट को डिनोट करता है और जो लिलियोप्सिडा है वो मोनोकॉट को डिनोट करता है। तो अपने क्लासिफिकेशन में इन्होंने मैग्नोलियोप्सिडा यानी कि डाइकाट को प्रिमिटिव कंसीडर किया है, जबकि लिलियोप्सिडा यानी कि मोनोकॉटलिडन्स को इन्होंने एडवांस कंसीडर किया हुआ है। तो यदि इनके क्लासिफिकेशन में देखें तो ये जो दो क्लास हैं वो फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें कि 10 सब क्लास हैं। इन 10 सब क्लास में 7 जो सब क्लास हैं वो आते हैं मैग्लोनोप्सिडा में यानी कि डाइकॉट में, और जो 3 सब क्लास है वो आते हैं लिलियोप्सिडा यानी कि मोनोकॉटलिडन में। और ये सभी जो सब क्लासेस हैं वो 1980 में जब उन्होंने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उनमें इंक्लूड किए गए थे। तो आइए हम इनके आउटलाइन को देखते हैं, कौन कौन से क्लास और कौन कौन से सब क्लास हैं। तो मैग्नोलियोफाइटा जो कि एंजियोस्पर्म है, ये मैग्नोलियोफाइटा डिवाइड है दो क्लास में। पहला है मैग्नोलियोप्सिडा और दूसरा है लिलियोप्सिडा। तो मैग्नोलियोप्सिडा में डाइकोटिलीडन प्लांट को रखा गया है, जबकि लिलियोप्सिडा में मोनोकोटिलीडन प्लांट को रखा गया है। और जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इन दोनों क्लास के अंदर 10 सब क्लासेस रखे हैं, जिसमें कि 7 सब क्लास आते हैं मैग्नोलियोप्सिडा में और 3 सब क्लास आते हैं लिलियोप्सिडा में। और इसके अलावा देखा जाए तो कुल 73 ऑर्डर हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर सब क्लास के अंदर आपको अलग अलग ऑर्डर के नंबर देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं मैग्नोलियोप्सिडा में कौन कौन से सब क्लास हैं। पहला है मैग्नोलिडी जिसमें 7 ऑर्डर हैं। हेमिलिडी जिसमें कि 8 ऑर्डर हैं। रेननकुलिडी के अंदर 3 हैं। कैरियोफाइलिडी में भी 3 ऑर्डर हैं। डिलिनिडी में 12 हैं। रोजिडी में 16 हैं और एस्ट्रिडी में 7 हैं। वहीं देखें हम लिलियोप्सिडा में 3 सब क्लास हैं। पहला है एलिसमेटिडी, दूसरा है लिलिडी और तीसरा है एरिसीडी।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उनमें मैग्लिनोस्पिडा यानी कि जो डाइकॉट है वो प्रिमिटिव है, और डाइकॉट में जो सबसे प्रिमिटिव है वो है मैग्नोलिडी। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की ओर है, और इसमें जो सबसे एडवांस है और वह है एस्टर्डी। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑर्डर प्रिमिटिव है और कौन सा ऑर्डर एडवांस है। तो यदि हम बात करें क्लास मैग्नोलिप्सिडा की, तो उसमें जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर है वो है मैग्नोलियल्स, और इस क्लास में सबसे एडवांस है वो है एस्ट्रिल्स। वहीं हम बात करें क्लास लिलियोप्सिडा में, तो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर है एलिसमेटिल्स, और सबसे एडवांस ऑर्डर है एरेल्स। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें तख्ताजान के क्लासिफिकेशन की, तो इस क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए थे, और उन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर उन्होंने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया, और इसे ही हम तख्ताजान के वर्गीकरण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन का जो प्रिंसिपल था वो डिपेंड करता था हैबिट पर, उनके पोलन ग्रेन, उनके जिम्नोस्पर्म, ओव्यूल, पोलिनेशन, गैमेटोफाइट, फर्टिलाइजेशन, इन्फ्लोरेसेंस, सीड, और इन्हीं लक्षणों को आधार मानकर उन्होंने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने जो बेस लिया है, उन लक्षणों में उन्होंने कुछ को प्रिमिटिव लिया और कुछ को एडवांस लिया। जैसे यदि हम फॉर एग्जांपल बात करें हैबिट की, तो उसमें जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है वो वुडी है, और जो हर्बेसियस हैबिट है उसे उन्होंने एडवांस माना है। इसी तरह उन्होंने एवरग्रीन प्लांट को प्रिमिटिव माना है, और जो डेसिडुअस प्लांट है उन्हें एडवांस माना है। इसी प्रकार से यदि लीव्स की बात करें, पत्तियों की बात करें, जो सिंपल लीफ है उसके साथ साथ वो रेटिकुलेट है और अल्टरनेट है, इन कैरेक्टर को उन्होंने प्रिमिटिव माना है। और यदि इसके अपोजिट देखा जाए, जो कंपाउंड लीफ है, पैरेलल है, और उनमें जो अपोजिट है, इन कैरेक्टर को उन्होंने एडवांस माना। वहीं हम बात करें स्टोमेटा के आधार पर, तो यदि स्टोमेटा मेसोजीनस हो तो वह प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और यदि पेरीजीनस हो तो वह एडवांस कैरेक्टर है। अब यदि स्टोमेटा में सब्सिडरी सेल उपस्थित है तो वह प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और यदि सब्सिडरी सेल अब्सेंट है तो वह एडवांस कैरेक्टर है। वही बात करें हम इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम के आधार पर, तो इन्होंने साइमोस को प्रिमिटिव कैरेक्टर माना है, जबकि रेसिमोस को इन्होंने एडवांस कैरेक्टर माना है। वही बात करें हम फ्लोरल स्ट्रक्चर की, तो यदि फ्लोरल स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोरल पार्ट की संख्या इनडिफिनिट है और इनमें वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट है, तो यह एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। जबकि यदि फ्लावर के अंदर फिक्स नंबर फ्लोरल पार्ट है तो यह एक एडवांस कैरेक्टर है। और यदि फ्लोरल पार्ट स्पाइरली अरेंज है, यह प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और यदि साइक्लिक पैटर्न में है तो यह एक एडवांस कैरेक्टर है। वही बात करें हम पोलन ग्रेन की, तो यदि पोलन ग्रेन में आउटर मोस्ट लेयर यानी कि एग्जाइन नहीं है तो वह एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। जबकि अगर एग्जाइन प्रेजेंट है और ये कई लेयर की है तो इसे इन्होंने एडवांस कैरेक्टर माना है। वही बात करें हम गाइनीशियम की, तो यदि गाइनीशियम मोनोकॉल्पेट है तो यह एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जैसा कि डाइकॉट में पाया जाता है, और यदि गाइनीशियम ट्राइकॉल्पेट है तो उसे इन्होंने एडवांस कैरेक्टर माना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्पस की, तो अगर गाइनीशियम एपोकार्पस है यानी कि गाइनीशियम की संख्या अनेक है और इनके जो कार्पेल है वो फ्री हैं, तो यह एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। जबकि यदि कार्पेल फ्यूज है और गाइनीशियम की संख्या कम है तो उसे हम बोलते हैं सिनकार्पस, और यह एक एडवांस कैरेक्टर है। इसी तरह से अगर हम बात करें ओव्यूल्स के टाइप के आधार पर, तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसे उन्होंने प्रिमिटिव कैरेक्टर माना है, जबकि इसके अलावा जो अदर टाइप हैं ओव्यूल के, उन्होंने उसे एडवांस कैरेक्टर माना है। वही बात करें हम पोलिनेशन की, यदि पोलिनेशन कीटों के द्वारा होता है यानी कि एंटिमोफिली होता है तो यह एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और यदि पोलिनेशन एयर के थ्रू होता है यानी कि एनिमोफिली होता है तो उसे इन्होंने एडवांस कैरेक्टर माना है। यदि हम बात करें गैमेटोफाइट की, यानी कि जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन एक ही बीजाणु से होता है यानी कि अगर ये मोनोस्पोरिक होते हैं तो यह एक प्रिमिटिव कैरेक्टर माना गया है। जबकि अगर वह 4 स्पोर से बन रहे हैं यानी कि टेट्रास्पोरिक है तो इसे इन्होंने एडवांस कैरेक्टर माना है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें सीड की, तो ऐसे सीड जिसमें कि इंडोस्पर्म की मात्रा बहुत अधिक हो और इसमें बहुत छोटा सा अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो पाया जाए, तो ऐसे सीड को उन्होंने प्रिमिटिव कैरेक्टर माना है। और यदि ऐसे सीड जिसमें इंडोस्पर्म की मात्रा बहुत कम हो
या फिर कह सकते हैं एंडोस्पर्म रिड्यूस हो और एम्ब्रियो जो हो वो बड़ा हो, तो ऐसे सीड को इन्होंने एडवांस कैरेक्टर माना है। अब यदि हम बात करें फ्रूट की, तो यदि फ्रूट में ढेर सारे सीड हो और जो फ्रूट हो वो हो फॉलिकुलर और यह मल्टी कार्पेल से प्रोड्यूस हुआ हो, यानी कि इनमें जो गाइनीशियम हो वो एपोकार्पस हो, तो उसे इन्होंने प्रिमिटिव कैरेक्टर माना है। और यदि फ्रूट का फॉर्मेशन सिनकार्पस हो, यानी कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है वो फ्यूज्ड कार्पेल से हुआ हो, तो उसे उन्होंने एडवांस कैरेक्टर माना हुआ है। तो ये था तख्ताजान के क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल, यानी कि इनके वर्गीकरण का आधार। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं तख्ताजान के क्लासिफिकेशन के गुण, यानी कि मेरिट और डिमेरिट, यानी कि अवगुण की। तो आइए सबसे पहले इनके क्लासिफिकेशन के मेरिट्स को देखते हैं। तो यदि इनके क्लासिफिकेशन की मेरिट्स की बात करें, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है मोर फाइलोजेनेटिक है, जो कि पहले से दिए हुए क्लासिफिकेशन से वेल डेवलप है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि क्रॉनक्रिस्ट का है, डेलग्रीन का है, थोर्निक का है, या फिर जो दूसरे बॉटनिस्ट ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, उनमें जो तख्ताजान का क्लासिफिकेशन है वो मोर फाइलोजेनेटिक है। इसके अलावा तख्ताजान के क्लासिफिकेशन की जो दूसरे सबसे बड़ी मेरिट है कि इनके जो नोमेनक्लेचर दिए गए हैं वो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग थे। ये जो पॉइंट है तख्ताजान के क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा मेरिट है। इसी के साथ साथ अगले मेरिट की बात करें तो उन्होंने जो क्लास है मैग्नोलिडी, उस क्लास को उन्होंने प्रिमिटिव ग्रुप के रूप में माना है, जो कि डाइकोटिलीडन में सबसे पहले रखी गई है। इसी प्रकार से इन्होंने डाइकॉट को प्रिमिटिव माना है, जबकि मोनोकॉट को इन्होंने एडवांस माना है। तो यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है, जो दूसरे कंटेम्प्रेरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उनके अनुरूप यह भी पॉइंट मैच करता है। आइए नेक्स्ट हम तख्ताजान के क्लासिफिकेशन के डिमेरिट्स की बात करें, यानी कि इसके अवगुणों की बात करें। तो देखा जाए कि इस सिस्टम के अंदर जो क्लैडिस्टिक इंफॉर्मेशन है, इन इंफॉर्मेशन को फेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है, जो कि अपने आप में सही दिखाई नहीं देता। वही बात करें हम दूसरे डिमेरिट की, तो इनके क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन है वो केवल फैमिली लेवल तक ही दिया गया है, और इस कारण ही जो प्रेजेंट हर्बेरिया है या फिर उस समय के जो हर्बेरिया हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यह सूटेबल नहीं है। वही बात करें हम अगले डिमेरिट्स की, तो उन्होंने जो मोनोटाइपिक फैमिलीज थी उन्हें प्रोड्यूस किया, जो कि आगे चलकर और अनेक फैमिली में डिवाइड हो सकें। अब इसके कारण क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ फैमिली थी वो इंक्रीज कर गई। जैसा कि देखा जाए 1987 में नंबर ऑफ फैमिली थे 533, बट 1997 में यह संख्या इंक्रीज करके 592 हो गई। तो जैसे जैसे उन्होंने फैमिली को स्प्लिट किया, नंबर ऑफ फैमिली की संख्या इंक्रीज कर गई। यदि बात करें हम अगले डिमेरिट्स की, तो तख्ताजान ने जो स्मॉलर फैमिली थी, यानी कि जो छोटी फैमिली थी, उसे उन्होंने बहुत ही नेचुरल माना है, और यह उनका सुझाव रहा है, जो कि अपने आप में सही नहीं था। यदि हम लास्ट डिमेरिट की बात करें, तो इन्होंने जो फैमिली विंटरेसी और कैंसिलेसी, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में 99 से लेकर 100% रिलेशनशिप देखने को मिलता है। यानी कि यदि हम इन दोनों फैमिली के मल्टी जीन एनालिसिस करें तो इन दोनों में 100% रिलेशनशिप देखने को मिलता है, परंतु तख्ताजान ने इन्हें, यानी कि इन दोनों फैमिली को अलग अलग ऑर्डर में रखा था। तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ तख्ताजान। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं बीएससी सेकेंड ईयर के वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।